दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज फिर चर्चा करूँगा मुसलमानों को तीसरा झटका। आपको याद होगा कि 10 अप्रैल को मैंने एक वीडियो बनाया था मुस्लिमों को एक झटका, और उसमें ये बताया था कि सऊदी अरब ने किस तरीके से भारत सहित 14 देशों के मुसलमानों पर को वीज़ा देने पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। और मैंने उस दिन ये प्रश्न उठाया था कि इन भारत के सहित 14 देशों के मुस्लिमों को सऊदी अरब से बात पूछनी चाहिए कि यदि आपको ये आशंका रहती है भीड़ ज़्यादा हो जाती है, अव्यवस्था हो जाती है, तो बस इन 14 देशों के मुस्लिमों पर ही प्रतिबंध क्यों, पूरी दुनिया के नागरिकों पर प्रतिबंध क्यों नहीं? क्या आपको लगता है कि इन 14 देशों के लोग ही हुड़दंग करते हैं, अव्यवस्था फैलाते हैं? दोस्तों फिलहाल ये दूसरे झटके से उबर नहीं पाए थे कि सऊदी अरब ने एक तीसरा झटका भी लगा दिया, और इस तीसरे झटके में भारत के मुसलमानों को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हुआ यह कि आपको पता होगा कि इस बार जनवरी में सऊदी अरब ने भारत के लिए 1,22,518 हज यात्रियों का कोटा 1,75,025 यात्रियों का कोटा नियुक्त किया था। इस 1,75,025 में से 1,22,518 यात्री सरकारी मंत्रालय के थ्रू जा रहे थे, जबकि 52,507 यात्री प्राइवेट हज कोटे से जाने थे। सारी तैयारियां पूरी हो गई थी, सब ने पूरा पेमेंट कर दिया था, लगभग सभी ने फ्लाइट के टिकट बुक करा लिए कि अचानक सऊदी अरब से खबर आती है कि भारत के प्राइवेट हज यात्रियों का जो कोटा है उसमें 80% की कटौती कर दी गई। इसका मतलब यह हुआ कि 52,507 यात्रियों में से मात्र लगभग 10,000 यात्री हज यात्रा पर सऊदी अरब जा सकेंगे, और 42,000 के लगभग यात्री जो पूरी तैयारी कर चुके, अपना रहने का स्थान बुक कर चुके, जिन्होंने फ्लाइटों को टिकट करा लिए, अब वो हज पर नहीं जा सकते। स्वाभाविक है कि ये बहुत बड़ा नुकसान है। सबको पता है कि फ़्लाइट का टिकट यदि आप करा लेते हो और फिर उस टिकट को रद्द कराते हो तो आपको बहुत कम पैसा वापस मिलता है। तो स्वाभाविक है कि इन लोगों को बहुत कम पैसा मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जैसे छोटे देश के लिए वहाँ से 24,000 से ज़्यादा लोग प्राइवेट कोटे से हज यात्रा पर जाएंगे, जबकि भारत में पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, उसके बाद भी पाकिस्तान से आधे से भी कम, मतलब पाकिस्तान में 24,000 से ज़्यादा, लेकिन भारत में लगभग 10,000 यात्री प्राइवेट कोटे से हज यात्रा पर जाएंगे। और सऊदी अरब सरकार ने इन भारत के 52,507 यात्रियों के लिए जो टेंट सिटी बुक किया था उसको रद्द कर दिया, जो अलॉट किया था उसको कैंसिल कर दिया, और कहा है कि अब वहाँ पे बस 10,000 यात्री रह सकेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सऊदी अरब ने तो जो समझा वो समझाई। पाकिस्तान में बड़ी हंसी उड़ रही है। आपको पता है कि सऊदी अरब पहले कई बार, सऊदी अरब के कई वरिष्ठ मंत्री, शाही परिवार के लोग कई बार कह चुके हैं कि हम पाकिस्तान के लोगों को असली मुसलमान नहीं मानते। वो कहते हैं कन्वर्टेड लोग हैं, और इन्हें
जब वो पाकिस्तान में जाते हैं तो इन्हें दूसरी निगाह से देखा जाता है, इन्हें दोयम दर्जे का व्यक्ति माना जाता है। नौकरियों पर भी जाते हैं तो कोई इन्हें गुलाम कह कर संबोधित करता है, कोई इन्हें कन्वर्टेड कह कर संबोधित करता है। लेकिन अब पाकिस्तान का यूट्यूबर बहुत हंसी उड़ा रहा है। वो कह रहे हैं कम से कम चलो गनीमत यह है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के मुसलमानों को भारत के मुसलमानों से अच्छा समझ लिया। वो कह रहे हैं चाहे जिस तरीके से भी, चाहे जिस कारण से सऊदी अरब ने इस कोटे में कैंसिलेशन करा हो, भारत के 80% कोटे को रद्द किया हो, लेकिन पाकिस्तान को कोटा ज़्यादा दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब सऊदी अरब की निगाह में पाकिस्तान के मुसलमानों की इज्जत में बढ़ोतरी हुई है, पाकिस्तान के मुसलमानों की प्रतिष्ठा में कोई बढ़ोतरी हो गई है। और वो ये कह रहे हैं कि अब तक वो हमें दोयम दर्जे का मानते थे, लेकिन अब लगता है कि उनको लगता है कि पाकिस्तान के मुसलमानों का स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड कुछ बढ़ गया है और भारत के मुसलमान अब दोयम दर्जे के हो गए। ये स्थिति बहुत दुखद है। जबकि वास्तव में देखा जाए तो मुझे लगता है भारत के मुसलमानों का स्तर पाकिस्तान के मुसलमानों से बेहतर है। हालांकि यदि मैं बौद्धिक स्तर पर देखूं तो निश्चित रूप से पाकिस्तान के मुसलमानों का बौद्धिक स्तर, वहाँ पर अच्छे बौद्धिक स्तर वाले मुस्लिम ज़्यादा हैं और भारत में अच्छे बौद्धिक स्तर वाले मुसलमान कम हैं। लेकिन ओवरऑल भारत के मुसलमान आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है। 2016 की जो नोटबंदी हुई थी उससे एक अनुभव तो मैंने लिया कि भारत का मुसलमान गरीब नहीं है। भारत के मुसलमान पर यदि एवरेज निकाला जाए तो बाकी समुदायों से ज़्यादा पैसा है। कई शहर ऐसे थे, कई छोटे कस्बे ऐसे थे जहाँ के सब बैंक वालों ने बैठकर जब हिसाब लगाया तो उन्होंने देखा कि वहाँ की मुस्लिम आबादी ने, जो कि संख्या में कम है, जितना नोट जमा करा है उससे 1/3 भी श्रेष्ठ लोगों ने जमा नहीं करा था बैंक खातों में। हाँ, ये बात और है कि मुस्लिम आबादी आमतौर पर बैंकों में पैसा नहीं रखती, तो सरकार को उनके आर्थिक स्तर की ज़्यादा जानकारी नहीं होती और इसलिए कई बार सरकारी आंकड़ों में लगता है कि वो गरीब है। लेकिन पाकिस्तान के मुसलमानों का स्तर निश्चित रूप से भारत के मुसलमानों से नीचा। खैर, मैं आज ये बात नहीं कर रहा। प्रश्न ये है कि सऊदी अरब को भारत के मुसलमानों से ऐसी क्या नाराजगी हो रही है। पहले उसने प्रतिबंध लगाया, सिर्फ चलो उस समय ये था कि अकेले भारत को लिया, 14 देशों के नागरिकों को लिया। हालांकि तब भी एक सवाल था कि वह 14 देश क्यों, बाकी देश क्यों नहीं। और अब भारत के मुस्लिम हज यात्रियों के कोटे में 80% की कमी, यह निश्चित रूप से चिंताजनक है। और भारत के मुसलमान समाज को ये आत्ममंथन करना चाहिए कि ऐसा कौन सा कारण है कि सऊदी अरब हमें किसी और निगाह से देख रहा है। वो हमसे छोटे मुल्क पाकिस्तान को ज़्यादा संख्या दे रहा है और हमें कम संख्या में हज यात्रा के लिए जाने दे रहा है। अब इस मसले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी का दिल बैठा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है ये क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया भारत के मुसलमानों पर। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कश्मीर की, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। कश्मीर का मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है। और अब कांग्रेस पार्टी, मुफ्ती, महबूबा और उमर अब्दुल्ला सहित सारे मुस्लिम नेता कह रहे हैं मोदी जी आप ही मालिक हो। कह रहे हैं जयशंकर जी अब आपसे ही गुजारिश कर सकते हो कि आप सऊदी अरब सरकार से बात करो
कि आखिर भारत के मुसलमानों ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया, भारत के मुसलमानों में उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह देख लिया कि उन्होंने पाकिस्तान के मुसलमानों को ज़्यादा संख्या में आमंत्रित कर दिया और भारत से कम संख्या में मुसलमानों को सऊदी अरब आने दे रहा है। जो कांग्रेस पार्टी, जो उमर अब्दुल्ला और जो मुफ्ती महबूबा मोदी जी को बुरा भला कहने में किसी मिनट किसी का संकोच नहीं करते, किसी किस्म का संकोच नहीं करते, अब वो मोदी जी के आगे नतमस्तक हो रहे हैं और मोदी जी से निवेदन कर रहे हैं कि भाई हमारी बात तो कोई सुनेगा नहीं सऊदी अरब में। ये कांग्रेस पार्टी कह रही है, महबूबा मुफ्ती कह रही है, उमर अब्दुल्ला कह रहा है कि हमारी नहीं सुनी जा रही, लेकिन आपको संबंध बहुत अच्छे हैं सऊदी अरब सरकार से। आप उनसे कहो कि भाई भारत के मुसलमान ऐसा कोई काम नहीं करने के जिससे आपकी सऊदी अरब की प्रतिष्ठा में आँच आए या सऊदी अरब की दुनिया में छवि खराब हो, और उनसे कहो कि वो भारत से और ज़्यादा यात्रियों को ले लें। भाई मैं तो एक और बात कहता हूँ कि आप मोदी जी से निवेदन क्यों कर रहे हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो और चाहे उमर अब्दुल्ला हो, लगाओ मोर्चा सऊदी अरब के खिलाफ। आपने तो शाहीन बाग में बहुत लंबा आंदोलन चलाया था, भारत सरकार के खिलाफ तंबू गाड़ दिए थे, और अब तो आपकी सरेआम बेइज्जती कर दी सऊदी अरब ने। उसने अपने कामों से बता दिया कि भाई मेरी निगाह में पाकिस्तान वाले ज़्यादा अच्छे हैं, तुमसे ज़्यादा बेहतर है। तो दिल्ली में सऊदी अरब का मंत्रालय दूतावास है, लगाओ उसके सामने तंबू और कहो कि ये क्या हो रहा है, लेकिन नहीं लगाएंगे। ये हिम्मत कांग्रेस पार्टी की भी नहीं है, ये हिम्मत महबूबा मुफ्ती की भी नहीं है, उमर अब्दुल्ला की नहीं है, और भारत की किसी सेकुलर पार्टी में नहीं है, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे लालू यादव हो। क्यों नहीं है? क्योंकि माल जो मिलता है ना सऊदी अरब से, वो भी मिलना बंद हो जाएगा। वो कहेगा अभी तो मैंने तुम्हें आने पे प्रतिबंध लगाया है, अब जो तुम्हें खाने को, ऐश करने को, चुनाव लड़ने को जो दे रहा हूँ वो भी देना बंद कर दूंगा, और दर दर की ठोकरें खाओगे। इसलिए किसी की ये हिम्मत नहीं पड़ रही कि जिस तरीके से शाहीन बाग में भारत के खिलाफ तंबू गाड़ दिए गए थे, उस तरीके से दिल्ली में सऊदी अरब के दूतावास के सामने तंबू गाड़ सके। माना क्या सऊदी अरब का विरोध मत करो, लेकिन तंबू गाड़ के सऊदी अरब के दूतावास से राजदूता का जो वहाँ पर राजदूत, उनसे ये तो कहो, उनसे ये तो पूछो कि हमारी गलती क्या है, हमारा गुनाह क्या है, आपने ऐसा हम में क्या देख लिया जो आपको लगता है कि पाकिस्तान के मुसलमान हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। ये हिम्मत दिखाओ। कांग्रेस पार्टी को मैं चुनौती दे रहा हूँ, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला जो भी ये बयानबाजी कर रहे हैं, और जो अब प्रधानमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से निवेदन कर रहे हैं, इनसे मैं कह रहा हूँ यदि हिम्मत है तो सऊदी अरब सरकार से पूछो, उससे प्रश्न करो और उससे पूछो कि आखिर हमारा गुनाह क्या है। और यदि आप में ये पूछने की हिम्मत भी नहीं है तो मैं एक और बात कहूँगा, आत्ममंथन करो, आत्मचिंतन करो कि आप ऐसे कौन से काम कर रहे हो। आपकी लीडरशिप, चाहे वो राजनीतिक लीडरशिप है, चाहे वो धार्मिक लीडरशिप है, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी, लालू यादव, अखिलेश यादव जैसे आपके राजनीतिक नेता हो, या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, या जमात हिंद, या और तमाम धार्मिक लीडरशिप हो, ऐसा वो कौन सा काम कर रही है जिससे आप लोगों की प्रतिष्ठा कम हो रही है दूसरे देशों के, खाड़ी के ऐसे मुस्लिम देशों की निगाह में जहां इस्लाम का जन्म हुआ। ये सोचने का विषय है, और मैं समझता हूँ
कि भारत के मुसलमान इस पर निश्चित रूप से आत्ममंथन करेंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि सऊदी अरब सरकार इस सच्चाई को पहचानेगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि भारत के मुसलमान इतने बुरे नहीं हैं जितना बुरा सऊदी अरब समझ रहा है। निश्चित रूप से भारत के मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों से अच्छे हैं। हाँ, भारत के मुसलमानों में एक वर्ग ऐसा ज़रूर है जो जब तब सड़कों पर निकलकर गुंडागर्दी करता है, सड़कों पर निकलकर धार्मिक कट्टरता करता है और लोगों को नुकसान पहुंचाता है। वो कहें चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो। बंगाल में हम देख ही रहे हैं कि मुर्शिदाबाद सहित तमाम बंगाल के जिलों में क्या हाल हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के सारे मुसलमान खराब हैं। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, भारत में आज भी बड़ी संख्या में बहुत अच्छे मुसलमान हैं। आशा है सऊदी अरब इस बात को पहचानेगा और भारत के मुसलमान भी आत्मचिंतन करेंगे, आत्ममंथन करेंगे और मोदी पर प्रश्न उठाने वाले लोग सऊदी अरब सरकार से प्रश्न पूछेंगे और उससे उत्तर मांगेंगे। दोस्तों, आज की बात यही खत्म कर रहा हूँ। फिर मिलूंगा और फिर किसी विषय पर बात करूंगा। तब तक के लिए विश्वपति का आपको नमस्कार और आपसे निवेदन है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को नमस्ते।